सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। पिछले क्लास हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास हमने 3 आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, मतलब अनुच्छेद 20, 21 एंड 22। तो क्योंकि पिछले क्लास का वीडियो बहुत बड़ा था तो मैंने क्या किया था, इसका कुछ कुछ पार्ट छोड़ दिया था, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका जो कुछ पार्ट जो बचा हुआ था वो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले? सबसे पहले मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? जैसे सबसे पहले जैसे हमने आर्टिकल 22 पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा, आर्टिकल 22 मतलब अनुच्छेद 22 क्या बोलता है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 बोलता था प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट। क्या ये था? प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट, अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट, ठीक है। मतलब आप किसी को मन चाहे ढंग से अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। बताया था ना मैंने, बहुत सारा इसका प्रोविजन है कि जज के सामने आपको ले जाना पड़ेगा, अरेस्ट का ग्राउंड बताना पड़ेगा, नियर डियर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, काफ़ी सारे मैंने बताया था ना इसमें क्या क्या करना होता है। उसके बाद बेलेबल है तो बेल देना पड़ेगा, उसको आप टॉर्चर नहीं कर सकते हो। तो ये क्या था? ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 22 में। अब ना इसमें से कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म बताऊँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत कॉन्ट्रोवर्सी में भी रहता है। अब देखो, ये जो अरेस्ट वाला पार्ट है ना, इसका ना अपना एक ग्राउंड, इसका एक रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन भी है। क्या है? उससे समझने से पहले आप दो बात समझो। देखो, अरेस्ट जो है ना एक्चुअली में दो तरह का होता है, ठीक है। एक जो अरेस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्यूनिटिव, प्यूनिटिव अरेस्ट। सब समझ में आ जाएगा, जस्ट वेट करना, ठीक है, वेट फॉर अ सेकंड। प्यूनिटिव अरेस्ट। और दूसरा अरेस्ट क्या होता है? प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव अरेस्ट। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, जस्ट वेट, ठीक है। दिस इज प्रिवेंटिव अरेस्ट। अब ये जो दो अरेस्ट आपको दिख रहा है ना, प्यूनिटिव अरेस्ट क्या होता है? दो अरेस्ट का मतलब तो गिरफ्तार करना होता है। प्यूनिटिव अरेस्ट में क्या होता है? आपका गिरफ्तारी कब होगा? आफ्टर द ऑफेंस, ठीक है। मतलब क्या होगा, यहां जो आप जो अरेस्ट होगे वो कब होगे? आफ्टर द ऑफेंस, आफ्टर द ऑफेंस। मतलब आपने जो जुर्म किया है, वो आपने जब जुर्म किया उसके बाद आपका अरेस्ट होगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब आपने किसी तरह का कोई भी क्राइम किया, उसके बाद आपको अरेस्ट किया जाएगा, वो क्या कहलाता है? प्यूनिटिव अरेस्ट कहलाता है। और प्रिवेंटिव अरेस्ट में क्या होता है? ठीक है, बिफोर द क्राइम या बिफोर द ऑफेंस, ठीक है, बिफोर द ऑफेंस। बिफोर द ऑफेंस आप बोल सकते हो, या ऐसे भी बोल सकते हो क्राइम, जो भी है, ठीक है, किसी तरह का आपने क्राइम किया उससे पहले आपको। अब ये कैसे किया जाता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? सस्पेक्ट। मतलब देखो मैं बता रहा हूं, मैं बताऊंगा ये सारा चीज क्या है, ठीक है। अब देखो बताता हूं मैं। देखो, दो तरह का, पहले क्या बोला मैंने? आर्टिकल 22 क्या था? प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट है। मन चाहे ढंग से अगर आपको कोई अरेस्ट कर लेता है तो उससे हमको प्रोटेक्शन कौन देता है? कौन देता है उससे हमको सुरक्षा? आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22। याद होगा ना, मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 22 में बहुत चीज मेंशन है। जैसे आप अगर किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा, मतलब आपने उसे क्यों अरेस्ट किया है इसका रीजन बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, आप उसके नियर डियर को आपको उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते हो, थ्रेटन नहीं कर सकते हो, आप उसको धमकी नहीं दे सकते हो, उसको मारपीट नहीं कर सकते हो। फिर अगर बेलेबल है तो उसको बेल देना पड़ेगा, और 24 आवर्स के अंदर में उसको कहाँ ले जाना पड़ेगा? जज के पास उसको पेश करना पड़ेगा। याद है ना, ये सारा होता था। बट जो अरेस्ट होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक होता है प्यूनिटिव अरेस्ट होता है, जिसमें आप जुर्म करते हो उसके बाद आपको अरेस्ट किया जाता है। और एक क्या होता है? प्रिवेंटिव अरेस्ट होता है, जिसमें आप क्या है, आप जब जुर्म करने वाले होते हैं उससे पहले ही आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्ट, मतलब सस्पेक्ट है कि आप ऐसा कर सकते हो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसके लिए ना देखो एक चीज आता है, इसके लिए ये तो हमने पढ़ा। अब देखो मैं इसके लिए आपको दो वर्ड बताता हूं। देखो सबसे पहले ये तो समझा आपने। देखो सबसे पहले एक होता है, एक मिनट में इसे इरेज कर लूं क्या? अच्छा रुको, पहले लिख लेता हूं। प्रिवेंटिव, दो लिख रहा हूं मैं, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, ठीक है। और एक तो, और इसमें एक और होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA, ठीक है। और एक होता है
देख लो, एक तो हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 और दूसरा सिटीजन ऑफ इनेमी एलियन। मैं क्या लिख रहा हूं मैं सब समझाऊंगा, ठीक है, जस्ट वेट। सिटीजन ऑफ इनेमी, ENEMY दिख रहा है ना, इनेमी एलियन, ठीक है। मतलब अब मैं बताता हूं, समझना। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ना कि देखो अरेस्ट दो तरह का होता है, एक प्यूनिटिव अरेस्ट होता है जिसमें आपको ऑफेंस मतलब जुर्म करने के बाद अरेस्ट किया जाता है, दूसरा क्या होता है प्रिवेंटिव अरेस्ट होता है जिसमें आपको जुर्म करने से पहले अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और इसमें किस पे अरेस्ट किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्ट। अब ये दोनों चीज को डिफाइन करने के लिए एक देखो, एक तो है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट या प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट, क्या है 1950। मतलब एक मिनट में इसे इरेज करके थोड़ा छोटा कर देता हूँ, वेट करो थोड़ा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ठीक है, एक मिनट इसे थोड़ा ये कर देता हूँ, काफ़ी छोटा हो गया ना, वेट दिखेगा, अब आप दिखेगा, ठीक है। मैं इसे छोटा कर दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ यहाँ देखो, ठीक है, डन। सिटीजन ऑफ, अब दिख रहा है ना, सिटीजन ऑफ इनेमी एलियन, अब दिख रहा होगा ना, ठीक है, गुड। चलो, अब सिटीजन ऑफ इनेमी एलियन, अब क्या है इसका मतलब, अब देखो इसका मतलब बहुत सिंपल है, मतलब ना कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या बोलता है, अगर ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट को, देखो और इसके पहले मैं एक और आर्टिकल भी बता देता हूँ, देख लो, हाँ एक और आर्टिकल बताता हूँ, देन लास्ट में इसको एक्सप्लेन करूँगा। मैं आर्टिकल यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3, ये क्या बोलता है पता है कि ये जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट है, ये आर्टिकल 2 वैलिड नहीं होगा। कौन कौन से केस में, केस 1 में एंड केस 2 में, ठीक है। तो यहां ये क्या बोलता है, आर्टिकल 22 विल नॉट वैलिड, क्या बोलेगा ये, आर्टिकल 22 विल नॉट वैलिड। आर्टिकल 22 क्या होगा, आर्टिकल 22 विल नॉट वैलिड, विल नॉट वैलिड, आर्टिकल 22 विल नॉट वैलिड कौन से केस में, इन केस 1, इन केस दिख रहा है ना कि अभी भी छोटा है, इन केस 1 एंड केस 2। अब ये केस 1 और 2 क्या है मैं आपको समझाता हूं, देखो केस 1 समझाता हूं। देखो कभी कभी क्या होता है ना, गवर्नमेंट को सस्पेक्ट होता है कि कोई पर्सन जो है हमारे लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर सकता है, वो बिगाड़ सकता है। जिसमें इसका कुछ एग्जांपल बताओ, डिटेंशन करने का मतलब होता है नजरबंद कर लेना, कैद कर लेना, मतलब उसमें जेल में नहीं डाला जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जब अभी जम्मू एंड कश्मीर से अनुच्छेद 370 मतलब आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया था ना, निरस्त किया गया था ना, तो जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया तो गवर्नमेंट को यह डर था वहां के जो लोकल लीडर्स हैं ना, वहां की कानून व्यवस्था को क्या कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, हमारे कंट्री के सोवर्निटी को, इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर वह हमारे कंट्री के सोवर्निटी, इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो उससे बचना पड़ेगा हम लोगों को। तो उसने उस टाइम क्या किया था, गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को क्या किया था, डिटेंशन किया था। याद होगा अगर आपको नाम जानते हो तो, महबूबा मुफ्ती हो गई, ठीक है, फारूक अब्दुल्ला हो गया, और वो लोगों को 6 महीने से भी अधिक तक डिटेंशन रखा गया था। कुछ लोगों को तो 9 मंथ तक डिटेंशन रखा गया था। अभी हाल में उन लोगों को छोड़ा गया। तो डिटेंशन करने का यह एक और केस है। अभी आपको पता होगा इससे पहले ये आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू, उनको भी डिटेन किया गया था। वो अभी वो मुख्यमंत्री नहीं, अभी तो कोई और है, ठीक है, लेकिन उनको भी क्यों डिटेन किया गया था, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना चाहते थे आंध्र प्रदेश में। तो ऐसा होते रहता है, जब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है ना कभी कि कोई भी पर्सन यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ सकता है, ठीक है, इंडिया के सोवर्निटी, इंटीग्रिटी, ठीक है, को नुकसान पहुंचा सकता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको डिटेन कर लेती है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, सोवर्निटी, इंटीग्रिटी को कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो गवर्नमेंट उसको डिटेन कर लेती है। तो इसके लिए क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 है। मतलब ये एक्ट है जो 1950 में बनाया गया था, या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। इसी दोनों के अंडर में ना कोई गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी पर्सन को डिटेन कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, सस्पेक्ट के बेसिस पे कि हाँ ये लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ सकता है, इंडिया के सोवर्निटी को नुकसान पहुंचा सकता है, आम पब्लिक के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सोवर्निटी मतलब संप्रभुता, इंडिया का फिर क्या है, हमारे देश की अखंडता को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे देश के सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, या तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट एक बना है 1950 में, या एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बना है। ये दोनों के अंडर में गवर्नमेंट क्या करती है, किसी को भी डिटेन कर सकती है। अभी उत्तर प्रदेश में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट काफी लोगों पर लगाया गया था, अगर आप न्यूज से अवेयर हो तो। अब देखो दूसरा क्या है, सिटीजन ऑफ इनेमी एलियन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एकदम साफ साफ कहना था, पता है क्या कहना था। अब देखो वो दुश्मन कंट्री
के क्या है, सिटीजन है। दुश्मन कंट्री के अगर नागरिक है वो लोग, तो वो तो हमारे देश के सोवरनिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं ना, हमारे देश के इंटीग्रिटी, सोवरनिटी को, मतलब अखंडता, एकता या सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकती है, संप्रभुता को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा एक बात बोला था, जब ये आर्टिकल उन्होंने बनाया था ना, तो उन्होंने एक बहुत सिंपल सा बात बोला था, जब भी एक ऐसा कंडीशन आए जब देश का, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ कंट्री और लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल का बात हो, मतलब एक तरफ हमारी कंट्री का इंटरेस्ट का बात हो और दूसरी तरफ किसका बात हो, ठीक है, दूसरी तरफ बात होना चाहिए किसका, एक तरफ तो हमारे कंट्री है, इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री, और दूसरी तरफ एक इंडिविजुअल का लिबर्टी, एक पर्सन का आजादी का बात हो। कौन हमेशा प्रिवेल करेगा, आवर कंट्री विल प्रिवेल। किसी एक या दो पर्सन के कारण हम पूरे कंट्री को खतरे में नहीं डाल सकते, उसके सोवरनिटी को खतरे में नहीं डाल सकते। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये जब आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 बनाया ना, तो एकदम साफ साफ अक्षरों में बोला, ठीक है, कि आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 क्या बोलता है, केस 1 के केस में, मतलब जब गवर्नमेंट को सस्पेक्ट होगा किसी पे, गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, बिना कुछ बताए उसको अरेस्ट कर लेगी, डिटेंड कर लेगी, नजरबंद कर लेगी, कैद कर लेगी। तो वहां तो आर्टिकल 22 वैलिड नहीं है, ये तो आर्टिकल 22 को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है ना। फिर भी ये पॉसिबल है क्योंकि ये आर्टिकल 22 केस 1 में वैलिड नहीं। और अगर कोई दुश्मन देश का नागरिक है तब भी गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती, तब भी क्यों, क्योंकि यहां साफ साफ मेंशन है आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 में कि आर्टिकल 22 कहां नहीं वैलिड होगा, इस केस 1 में और केस 2 में वैलिड नहीं होगा। अब सोचो, भीमराव अंबेडकर का साफ साफ बोलना था, अगर इट इज अबाउट नेशनल इंटरेस्ट, देश का बात हो, नेशनल इंटरेस्ट, एक तो नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस कौन होना चाहिए, लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, कौन प्रिवेल करेगा, हमेशा नेशनल इंटरेस्ट प्रिवेल करेगा। किसी इक्के दुक्के के कारण हम अपने देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी ऐसा हो, भीमराव अंबेडकर का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एकदम साफ साफ कहना था, आर्टिकल 22 तो दे रहा है आपको प्रोटेक्शन, लेकिन अगर नेशनल इंटरेस्ट बीच में आ गया तो देश से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, कौन प्रिवेल करने वाला है, नेशनल इंटरेस्ट प्रिवेल करने वाला है ये, और ये प्रिवेल करेगा क्या, नहीं। इसलिए जो इनेमी कंट्री के एलियन होते हैं ना, उनके लिए आर्टिकल 22 वैलिड नहीं होते। इनेमी कंट्री समझ रहे हो ना, जिसके साथ इंडिया उस टाइम में वार में हो, समझ रहे हो, मैंने पहले भी बताया इसको, ठीक है। तो इंडिया अगर किसी भी कंट्री के साथ अभी वार में है तो उस कंट्री के नागरिक को ये नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब ये दो क्या है, ये दोनों रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ एक तरह से रिस्ट्रिक्शन है, किसका, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 का। अब ये जो डिटेंशन वाला है ना, ये जो मैंने लिखा है प्रिवेंटिव अरेस्ट में लिखा है, यहां जो डिटेंशन किया जाता है, यहां क्या किया जाता है, लोगों को डिटेंशन किया जाता है। तो ये जो डिटेंशन किया जाता है वो क्यों किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्ट, कि हाँ, जैसे क्या डर था, जब गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा गवर्नमेंट को थोड़ा सा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जब स्पेशल स्टेटस छीना जा रहा था, एक्चुअली में वो स्पेशल स्टेटस नहीं था। आप अगर उसको अच्छे से स्टडी करोगे ना, तो वो क्या हुआ था, उसको रिवोक करने के बाद भी काफ़ी चीज़ मिल चुका था। तो ना जब उसको ना उससे स्पेशल स्टेटस छीना गया जम्मू एंड कश्मीर से, तो गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था ना कि वहाँ के कुछ लीडर जो है ना, वो क्या कर सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में क्या कर सकते हैं, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पब्लिसिटी स्टंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो अपना नाम को दिखाना चाहते कि हाँ हम आप लोगों के साथ खड़े, बट वो एक तरह से मिसगाइड करे थे। और गवर्नमेंट को डर था, लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है, इंडिया के संप्रभुता को खतरा हो सकता है, इंडिया के सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस एक्ट के अंडर में सबको डिटेंड कर दिया। आपको बड़ा बड़ा नाम बता रहा हूं मैं, महमूदा मुफ्ती, ठीक है, दूसरा फारूक अब्दुल्ला, आपने नाम सुनोगे, ये सब बड़ा बड़ा नाम है जम्मू एंड कश्मीर का। तो उन्होंने जो डिटेंशन किया वो इसी एक्ट के अंडर में उन्हें क्या किया, नजरबंद कर दिया। उन्हीं के घर में, जेल नहीं डाला गया उनको, उनके घर में नजरबंद कर दिया। वो अपने घर से निकल नहीं सकते थे। उनके घर में इवन एक टाइम ऐसा किया गया था कि कोई कम्युनिकेशन का भी साधन नहीं दिया गया था, नो इंटरनेट, नो मोबाइल, ऐसा हो गया था। क्यों, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था गवर्नमेंट को कि वो लोग इंसाइटमेंट कर सकते हैं, मतलब लोगों को भड़का सकते हैं। तो उसके बाद तो ये वाला जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, तो गवर्नमेंट किसी को भी डिटेन कर सकती है। हाँ, कर सकती है, कब, जब गवर्नमेंट को डाउट हो। लेकिन कितने टाइम के लिए डिटेन कर सकती है, तो इसका जो मैक्सिमम पीरियड होता है ना डिटेंशन का जो नजरबंद, जो कैद करने का जो मैक्सिमम पीरियड होता है, वो कितना होता है, 3 मंथ्स होता है, 3
मंथ्स। और अगर इसके बाद भी गवर्नमेंट को अगर एक्सटेंड करना है तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर में क्या, तो एक ना हाई कोर्ट जजेस का पैनल होता है, वो हाई कोर्ट जजेस का पैनल डिसाइड करता है क्या कोई सफिशिएंट रीजन है इसको इस डिटेंशन को एक्सटेंड करने का। अगर उनको लगता है कि हाँ सफिशिएंट रीजन है तो वो इस डिटेंशन को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, मतलब ये तो मैक्सिमम है लेकिन ये एक्सटेंडेबल है, मतलब इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। कौन एक्सटेंड करेगा? अ पैनल ऑफ हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, कौन इसको बढ़ा सकता है? अ पैनल ऑफ हाई कोर्ट जजेस। एक पैनल बनाया जाता है हाई कोर्ट जजेस का। अगर उनको लग रहा है ऐसा, अगर उनको लग रहा है कि हाँ अभी भी हमारे पास सफिशिएंट रीजन है, हम इनको नजरबंद करके रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी ये क्या कर सकते हैं, हमारे कंट्री के लिए अभी भी खतरा है, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को अभी भी बिगाड़ सकते हैं और देश के सामने सब कोई छोटा है। ठीक है, बात अगर देश का हो तो हमेशा कौन प्रिवेल करता है? आवर नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर इनको लग रहा है कि हाँ सफिशिएंट रीजन है तो ये फिर से क्या होगा, आपका ये जो डिटेंशन है वो एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक बात हुआ, मतलब ये था पूरा कि डिटेंशन के बारे में, गवर्नमेंट क्यों डिटेंशन करती है, वो सस्पेक्ट के बेसिस पे करती है। अब ये हुआ आर्टिकल 22 तो हमने पिछले क्लास पढ़ा था, बट मैंने ये पार्ट नहीं बताया था क्योंकि वो काफी लंबा चला गया था। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये हो गया आर्टिकल 22 का एक तरह से क्या हो गया, ग्राउंड ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। मतलब आर्टिकल 22 फर्स्ट केस और सेकंड केस में नहीं लगेगा। दो तरह का अरेस्ट होता है, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव अरेस्ट होता है। अब देखो इसके बाद ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आर्टिकल 21 ना हम लोग ने सिर्फ क्या पढ़ा था, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है, एंड पर्सनल लिबर्टी, याद है? ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो वो जो आर्टिकल हमने पढ़ा था उस आर्टिकल में एक और है, देखो उसका एक सब पार्ट है। सब पार्ट क्या है मैं यहां लिख रहा हूं, सबको दिख रहा होगा। देखो आर्टिकल 21A भी है, मतलब अनुच्छेद 21A भी है। इसमें क्या बोलता है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। ये क्या है, आर्टिकल 21 का ही सब पार्ट है, राइट टू एजुकेशन। आई होप सबको दिख रहा हो, राइट टू एजुकेशन मतलब सबके पास ये अधिकार है पढ़ने का। ठीक है, ये कब कौन सा पता है, क्या है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ये चीज ऐड किया गया था। मतलब कौन सा संविधान संशोधन था, 86 वाला। ठीक है, कब हुआ था, 2002 में हुआ था। उसमें क्या ऐड किया गया, आर्टिकल 21, ठीक है, और पार्ट ए ऐड किया गया, मतलब आर्टिकल 21 ऐड किया गया, 21A। उसमें क्या लिखा गया, राइट टू एजुकेशन। अब बोले सर राइट टू एजुकेशन कैसे ऐड किया गया, अब सोचो क्या बोला है, अब बताता हूं मैं। इसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा केस बताता हूं। ठीक है, एक केस था 1978 का बात है। आई होप सबको यहां दिख रहा होगा ना, मैं यहां लिख देता हूं, छोटा सा केस यहां खत्म हो जाएगा। देखो 1978 में ना एक केस हुआ था, वो जो केस हुआ था 1978 में, वो उस केस का नाम था यूनियन, देखो यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, वर्सेस मनिका गांधी। ठीक है, मनिका गांधी। केस क्या था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था पता है, आर्टिकल 21 का रियल मीनिंग क्या है, ठीक है, क्या है, लिविंग विथ, देखो लिविंग विथ आर्टिकल 21 का क्या है, देखो वो तो बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो यही बोलता है ना आर्टिकल 21, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था इस केस में, क्या बोला, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस मनिका गांधी। कब का केस है, 1978 का। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां एक स्टेटमेंट दिया था, क्या बोलता है, आर्टिकल 21 का रियल मतलब क्या है, लिविंग विथ चॉइस एंड डिग्निटी, लिविंग विथ चॉइस एंड डिग्निटी, ये आर्टिकल 21 का रियल मीनिंग है। मतलब एक मिनट, एक सेकंड मैं इसे इरेज करता हूं, एक सेकंड वेट करना। डिग्निटी, ठीक है, मतलब क्या है, मतलब एकदम सिंपल है कि आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, हमें अपने जीवन की सुरक्षा मिले। इसका मतलब क्या है कि हम अपने लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं, अपने चॉइस से, अपने सम्मान के साथ। ऐसा नहीं कि लाइफ को, जब मेरे पास मेरा चॉइस ही नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे, मेरे पास मेरा चॉइस होना चाहिए ना, कि हम जैसा चाहते हैं अपने लाइफ को वैसा जीना चाहते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है, मेरे पास मेरी आजादी है, मेरे पास अपने जीवन को जीने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, आर्टिकल 21 का रियल मीनिंग क्या है, लिविंग विथ चॉइस एंड डिग्निटी, मतलब हम लोगों को कैसे रहना, अपने चॉइस के साथ और अपने सम्मान के साथ। ये किस केस में बोला था ये सुप्रीम कोर्ट ने,
क्या है, मनिका गांधी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये तो बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसके बाद क्या हुआ ना, बहुत सारा पार्ट इसमें ऐड किया गया। बोला अच्छा आर्टिकल 21 का मतलब ये है, तब तो इसमें बहुत कुछ आना चाहिए, जैसे राइट टू फूड, राइट टू मैरी, राइट टू फेथ। मतलब अब मेरे पास आर्टिकल 21 का मतलब क्या है, हमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ मिला हुआ और लिबर्टी, मुझे आज़ादी है, मुझे क्या है अपने जीवन की क्या मिला हुआ, सुरक्षा मिला हुआ। तो अगर मुझे आज़ादी है तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे किसी भी चीज़ की आज़ादी है, इसका एकदम सिंपल मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि अगर मुझे कोई भी चीज़ का आज़ादी मिल रहा है तो हम उसको अपने अनुसार डील कर सकते हैं, और अपने अनुसार अगर उसको डील करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, लिविंग विथ चॉइस एंड डिग्निटी में बहुत कुछ आ जाएगा। मतलब उसके बाद कोर्ट ने बहुत सारा चीज़ टाइम टू टाइम केस के साथ ऐड किया, जैसे आर्टिकल 21 में अब बहुत कुछ आएगा, जैसे राइट टू फूड, राइट टू फूड, ये भी आर्टिकल 21 का ही सब पार्ट है। अब बताओ खाना ही नहीं मिलेगा तो आपका जीवन की रक्षा कैसे होगी, आप अपने चॉइस और डिग्निटी के साथ कैसे रहोगे। राइट टू मैरी, ठीक है। दूसरा जैसे और मैं बताता हूं, राइट टू मैरी, ऐसे न्यूमरस ऑफ है, मेरे पास अधिकार है कि जिससे मुझे शादी करना मैं उसी से शादी करूंगा, ठीक है, ऐसा है ना, ठीक है। राइट टू मैरी, ऐसा न्यूमरस ऑफ है। जैसे और मैं बताता हूं, राइट टू फूड, राइट टू मैरी, राइट टू फेथ, राइट टू फेथ, देखो ऐसा न्यूमरस है। मतलब आर्टिकल 21 में बहुत सारा सब पार्ट डाला गया, मैंने तो 1 2 3 बताया, ऐसा बहुत सारा सब पार्ट डाला गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मनिका गांधी केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, क्या बोला, आर्टिकल 21 को हमें कैसे पढ़ना चाहिए, लिविंग विथ चॉइस एंड डिग्निटी। मतलब हमें कैसे रहना है, अपने चॉइस और डिग्निटी। जब आप अपने चॉइस के साथ रह ही नहीं सकते हो, आपको अपने डिग्निटी के साथ रह ही नहीं सकते हो, तो फिर अगर आप अपने चॉइस और डिग्निटी के साथ नहीं रहोगे तो फिर कैसा हुआ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। अब बताओ मुझे कोई सम्मान ही नहीं दे रहा है, ठीक है, हम डिग्निटी के साथ नहीं रह रहे हैं, तो फिर कहां से ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ हुआ। और अगर मुझे अपना चॉइस नहीं, अब मुझे जबरदस्ती बोला, मेरा पड़ोसी आया बोला नहीं तुमको शादी इससे करना है, तो ये कहां से हुआ बताओ। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो ये मेरा क्या हुआ। अब सोचो, पर्सनल लिबर्टी मिला क्या हमें, मेरा शादी के बारे में कौन डिसाइड कर रहा है, मेरा पड़ोसी डिसाइड कर रहा है। इज इट पॉसिबल, नो इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि मेरा पर्सनल लिबर्टी छीन लिया जाएगा, क्योंकि आई हैव माई चॉइस, ठीक है, तो मेरे पास मेरा खुद का चॉइस है। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आर्टिकल 21 का रियल मीनिंग क्या है, लिविंग विथ चॉइस एंड डिग्निटी, ठीक है, मतलब अपने चॉइस और अपने सम्मान के अनुसार रहना। उसके बाद इसमें ना टाइम टू टाइम बहुत सारी चीजों को ऐड किया गया आर्टिकल 21, जैसे हमें खाना का अधिकार है तभी तो हम जी पाएंगे, हमें अपने अनुसार शादी करने का अधिकार है तभी तो हमारा क्या होगा, पर्सनल लिबर्टी, तभी तो हमारा पर्सनल लिबर्टी हमें मिलेगा। हमें अपने अनुसार क्या है, फेथ का अधिकार है, हम जिसको मानना चाहते हैं, जिस भगवान को मानना चाहते हैं मान सकते हैं। उसके बाद ये राइट टू एजुकेशन उसके बाद ऐड किया गया, कब ऐड किया गया, ठीक है, देखो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब संविधान संशोधन 2002 में ये भी ऐड किया गया कि अगर आपके पास क्या है, एजुकेशन ही नहीं है तो आप कहां से लाइफ को विथ चॉइस एंड डिग्निटी जी पाओगे क्या। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपको काम नहीं मिलेगा, आपको काम नहीं मिलेगा तो आपको फूड नहीं मिलेगा, आपको फूड नहीं मिलेगा तो आप जी नहीं पाओगे, तो आर्टिकल 21 क्या होगा, वायलेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये था पूरा आर्टिकल 21, ठीक है, 22 एंड दिस इज 20 का पूरा एंड। आई होप सबको समझ में आया होगा। तब तक आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, एंड कमेंट करना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।